नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय प्रथम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। लेकिन अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान दबाएँ। आपके सामने पहला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अभिकारक और चौथा ऑप्शन है ए बी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जिसे मान लीजिए ए प्लस बी यहाँ पर अभिकारक हो जाएगा आपका, और जो ए बी आपका है वो प्रतिफल हो जाएगा अर्थात उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहेंगे? यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होगी उन्हें क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है योगशील अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा उपचयन अभिक्रिया और चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिनमें ऊष्मा अवशोषित होगी उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? पहला ऑप्शन है KCl, दूसरा HCl, तीसरा NaCl और चौथा AgBr। तो यहाँ पर जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, यह सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पदार्थ का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पर अगर यही प्रश्न होता। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच के मध्य क्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधता हो जाती है, अर्थात उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है उपचयित हो जाना, दूसरा ऑप्शन है अपचयित हो जाना, तीसरा ऑप्शन है उदासीन हो जाना और चौथा ऑप्शन है अपघटित हो जाना। तो जो उपचयित हो जाना, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपचयित को हम ऑक्सीकृत भी कहते हैं। अपचयन, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात होती है। और यहाँ पर जब खाद्य सामग्री विकृत हो जाती है तो वसा ऑक्सीजन से क्रिया करती है, इसीलिए उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यहाँ पर कौन सा पदार्थ जो है बिना लौ के साथ जलता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोमबत्ती, दूसरा केरोसिन, तीसरा कोयला और चौथा मीथेन गैस। तो कोयला जो होता है वो बिना लौ के साथ जलता है, इसका ऑप्शन सी राइट हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है रंग परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है गैसों का निकलना, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेप का बनना और चौथा ऑप्शन है अभिकारकों का तापक्रम स्थित रहना। तो किसी भी अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो सकता है, गैसें निकलेंगी, अवक्षेप बनेंगे ही, लेकिन अभिकारकों का तापक्रम स्थित रहे यह निर्भर नहीं है, यह निश्चित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल बराबर रहता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होता है वो उत्पाद के बराबर होता है। कौन से समीकरण में? तो ध्यान देना है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर रहती है, उनका भार बराबर रहता है, उन्हें हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके विपरीत अगर ऐसा समीकरण हो जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर न हो तो उसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, और जिसमें बराबर होती है उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी होने वाली अभिक्रिया नहीं है? तो पहला दहन, दहन मतलब जलना, जलने का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से क्रिया। और श्वसन, श्वसन में तो ऑक्सीजन के द्वारा यह संपन्न नहीं होती है। और भोजन का पचना, तो जब भोजन जो है ऑक्सीजन के द्वारा जलता ही है, तोड़ा ही जाता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है कोई अवक्षेप बनता है, ठोस पदार्थ बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ पर ये 4 रासायनिक अभिक्रियाएँ दी हुई हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया,
तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा विघटन अभिक्रिया। यहाँ पर ये आपको बताना है कि जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब दहन होता है किसी भी गैस का या किसी भी पदार्थ का तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसीलिए यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है Na2SO4 एक्वा प्लस BaCl2 एक्वा। यहाँ पर एरो छूट गया है, यहाँ पर एरो है, एरो BaSO4 सॉलिड प्लस NaCl एक्वा, यहाँ पर एक्वा। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अवक्षेप बनेगा, चूँकि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, Na2SO4 और BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, ठीक है, जलीय अवस्था में थे, और बना क्या है? अवक्षेप बना है, मतलब ठोस पदार्थ बना है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हमेशा हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उन्हें क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक, दूसरा आक्सीकारक, तीसरा अवकारक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, मंद उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं या वर्धक कहते हैं, और उत्प्रेरक विष जो अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर हो जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो आपका है नवसादर प्राप्त होता है, और नवसादर को जब आप गर्म कर देंगे तो पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, इसीलिए इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो दिशाएं एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। 2Mg + O2 एरो MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला वियोजन अभिक्रिया, दूसरा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, अगर यहाँ पर केवल ऑप्शन होता उपचयन अभिक्रिया तो आपका सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ में इसने अपचयन रख दिया है, तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। वियोजन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, ठीक है। विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक कितने हैं? दो हैं, Mg है और O2 दो हैं, और उत्पाद कितना बनना है? एक बनना है। तो जब अभिकारक दो हो और उत्पाद एक हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक ही फैक्ट याद रखिएगा कि जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एकदम क्लियर रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे लोहा है आपका, लोहे पे आपने क्या डाला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और आपका जो है हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका वो ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा ये अलग, और आपका FeCl2 जो है आपका बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त ही होनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है? ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है,
नाइट्रोजन गैस का है या लेड ऑक्साइड का है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो धुआं निकल रहा है वो किस गैस का है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो धुआं निकल रहा है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, N2 यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यह धुआं निकल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जस्ता पर जो है आपने क्या डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है। ठीक है, तो अब जस्ता जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो ZnSO4 बन जाएगा आपका। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, धातु है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी यहाँ पे। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक भूरे रंग का चमकदार X तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। वह तत्व कौन सा है। तांबा है, जिंक है, सल्फर है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी तांबे को हम गर्म करते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो X तत्व जो कौन सा है वो तांबा है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तांबे को गर्म करने पर उसके ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो आपको बोल देना है कि काले रंग की जो है या काली परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये ऐसे भी प्रश्न आपका आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर अभिक्रिया बताना है कि किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। यहाँ पर आपका जो तीर छूट गया है ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। तो आपका क्या है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, ये आपका इस तरीके से अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यह एक प्रकार की द्विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए जो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो लोहे ने है तो एल्युमिनियम ने जो है वो सॉरी ये विस्थापन अभिक्रिया है। यह विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम ने जो है वो लोहे को विस्थापित कर दिया है। विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। PbO से जो है यहाँ पे कार्बन क्रिया कर रहा है। यहाँ पे भी तीर छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्पाद क्या मिला, Pb प्लस CO2। यहाँ पे आपको बताना है सीसा अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है और कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे शीशे जो कार्बन है वो शीशे का जो है अपचयन हो रहा है और कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। तो दो स्टेटमेंट सही है। तो इसका आप जो आंसर है वो पहला और तीसरा सही हो जाएगा कि इस अभिक्रिया में शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र होता है FeCO3 Fe2CO3 FeCO3 इंटू XH2O Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर जंग का आपको फार्मूला बताना है। Fe2O3 XH2O यहाँ पर जो है जंग का ये फार्मूला होता है Fe2O3 XH2O। रासायनिक रूप से ये होता है फेरिक हाइड्रेटेड। जंग जो रासायनिक रूप से फेरिक हाइड्रेटेड होता है आपका फेरिक हाइड्रेटेड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कापर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर कापर पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी काले रंग की जो है ये परत चढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। बस आज के लिए इतने ही थे। तो अगर यह वीडियो आपको अपनी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर जरूर करें। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 96217272 पर मुझे मैसेज करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।